और जब आप आते हैं तो आगरा के प्रथम फुहार की तरह अंकुरित हो जाता है और एक पावन सुगंध से वातावरण सुवासित हो जाता है। यह मेरा अनुभव नहीं, अनुभूति है। आप सभी महनीय विद्वान को मेरा स्वागत करता हूँ। विद्वानों के समक्ष बोलना अनधिकार चेष्टा है। उपनिषद कहता है कि आओ मेरे पास बैठो। विद्वानों के सानिध्य से जिज्ञासा समाधित होती है। मैं विदुषी कहते नहीं, डाबर कमठ की मंदर ले ली। विद्वानों के सानिध्य से यह सब कुछ मुझे संभव हो गया, क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं थी। सभी आप लोगों का सानिध्य मुझे मिला और तब मैं कुछ लिखने पढ़ने लगी। आज गुरु जी का स्मरण स्मृति कृतज्ञता है। जब हम किसी को याद करते हैं तो अपनी नजरों में हम बड़े बड़े ललित निबंध के क्षेत्र में गुरु जी ज्ञान केंद्रित थे और ज्ञान ऐसा ज्ञान जो ज्ञान प्रयोगी से ज्ञान लेकर और उस मोती को ऐसे पुलिस देते थे जैसे उनके पास कुछ नहीं रखता था और फिर वह सागर की तरह हो जाते थे। तो यह जो निवास है वह विद्या की भूमि है, तीर्थ भूमि है। गुरु जी ने कुछ अर्जन नहीं किया और विद्या अर्जन किया है। फलाकांक्षा नहीं थी, सत्ता केंद्रित को नहीं थी, वे ज्ञान केंद्रित थे। जैसे संतन को कहा सिकरी से कहा, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए। इस हमारे ललित निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इस त्रिवेणी में, इस कुंभ में मैंने नहाने का प्रयास किया। सौंदर्य की भावभूमि जीवन की अनुभूतियों से जुड़ा है यह ललित निबंध। यह गुरु का आश्रम है, ज्ञान इसकी पूरी आपकी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो संरक्षिता हूँ, मैं तो दीप वो गुरु जी का स्नेह आप लोगों का मैं एक बाती की तरह। आप लोग से इस आयोजन को आप लोगों ने भव्य बनाया है, आपके प्रयास को साथ। एक बार मैं आप सर्वसतों को मेरा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं वो मेरे मामा जी भी हैं और दीदी और मामा जी। मामाओं की परंपरा बहुत बढ़िया नहीं है। मामा के पास मामा भाई को भी मामा थे तो अभी मम्मियों को मरवा दी। दीदी को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि मामा अपने कर्तव्य में जो बातें कहनी है आपको मामा जी के लिए जो बात मामा क्या करते हैं यहाँ जो संपादक है उनको बुलाइए, मामा को बुला के बुलाया। पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और मैं ये कहूँगा कि सब आप लोग का स्नेह है, आशीर्वाद है कि मैं भारतीय प्रसारण सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरांत ये काम कर रहा हूँ और बाबूजी की रचनाओं को भी संपादित कर रहा हूँ और टंकित भी खुद कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ताकि वैसा ना कि ओझल हो जाए और वो किसी के सामने पहुँचे नहीं। ये शाश्वत मूल्यों की रचनाएं हैं। तो अभी जो 5 पुस्तकों की चर्चा हुई उसमें 3 पुस्तकें बाबूजी की रचनाओं पर ही आधारित है, जिसमें पहला है बोल उठा खेत उस दिन। आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी के अपने जन्मभूमि से संबंधित, अपने गांव से संबंध प्राय 80 के दशक में
लिखे गए सदैव प्रासंगिक कालजयी ललित निबंधों का यह संग्रह न केवल उनकी जन्मभूमि से उनके अटूट लगाव को दर्शाता है, न केवल गांव की विरासत व उसके धरोहर को प्रलेखित करने के उनके व्यावहारिक सोच को दर्शाता है, बल्कि दर्शाता है उनके मूलभूत उद्देश्य एवं दूरदर्शी सोच को, जो आज भारत सरकार के मेरा गांव मेरा धरोहर पोर्टल में भी परिलक्षित होता है। तो सत्यम शिवम के सहयोग से लोकमित्र प्रकाशन दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है और अब आप लोगों के बीच है और इसका मूल्यांकन तो आप लोग करेंगे और इसका आशीर्वाद हमें देंगे। दूसरी पुस्तक भी हिंदी में है, वो कविताओं का संग्रह है और वो संग्रह फिर से पिताजी की जो कविताएं हैं उनका उसी पे आधारित है और पहला संग्रह है, दूसरा संग्रह भी प्रकाशनाधीन है। हम हो केवल भारतवासी, उनकी एक रचना है, मिट जाए अब जाति धर्म सब, मिट जाए नफरत राशि, हम हो केवल हिंदुस्तानी, हो बस केवल भारतवासी। इस पर एक गाना भी हमने तैयार किया था, वो है अलग से। लेकिन अब रहा कि हम हो केवल भारतवासी आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा की कविताओं का प्रथम संग्रह है। ओझा जी की कविताएं विविध वर्णी हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम भी है, देश प्रेम भी है, ईश भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है, मानव संवेदना भी है, जीव जंतु संवेदना भी है, करुण रस भी है, रौद्र रस भी है, भारतीय संस्कार के प्रति लगाव भी है, भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव भी है। कुल मिलाकर ओझा जी की कविताएं अद्भुत अनुभूति का परिचयन है, अपने आप में विशिष्ट, अपने आप में उत्कृष्ट। सत्यम शिवम के सहयोग से ही अनुराधा प्रकाशन दिल्ली द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। तीसरी कविता ये भी अद्भुत है। ये जो अभी डॉक्टर सतीश राय अंजान जी बता रहे थे कि वो पत्र लेखन के भी जो विधा है उसमें भी बहुत माहिर थे और उसमें ही इन्होंने जो लगातार 1 महीने तक एक पत्र लिखा और वो पत्र लिखा अपने कजिन के किसी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो बातचीत हो रही थी और जो गहन विचार विमर्श हो रहे थे उस पर ही ये कंटिन्यूटी रही है। और मैं आप लोग समझ दे तो 1 सेकंड में बताना चाहूंगा कि पिताजी जब ये रचना के बारे में एक बार चर्चा की उन्होंने कि हमने 1 महीने तक लिखी है, तो मैंने कहा कि भाई वो है कहाँ? तो बोले उसको उनका लगभग राम बिहारी ओझा की है बात। हम कहीं बाबूजी मंगाइए, वो आपको नहीं मालूम है कि आपने क्या किया है। ये साहित्य की बहुत बड़ी विरासत है, धरोहर है। वो फिर हमको जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो पत्र हमें प्राप्त हुए, सहयोग से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, राम बिहारी ओझा जी को जो उसको रखे हुए थे। तो उस पे आधारित ये पुस्तक है और इसकी एक और चीज यहाँ इससे संबंधित इसलिए भी है कि प्रोफेसर डॉक्टर बलराम मिश्र जी ने ही इसकी प्रस्तावना लिखी है, भूमिका लिखी है और जब वो उस समय जीवित थे उसी समय ने लिखवाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें विलंब हुआ और अब इस प्रकाशित में आया है और जीजा जी का भी आशीर्वाद है और ये पुस्तक उन्हीं को समर्पित है, जीजा जी को समर्पित है। आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा द्वारा महीने पर प्रतिदिन लिखे गए अमूल्य पत्रों से मिश्रित उत्कृष्ट दर्शन नवनीत है यह पुस्तक। इसमें ओझा जी ने सप्त महाग्रंथों की गूढ़ चर्चा की है जो भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, कामायनी, गीतांजलि तथा सावित्री। इन सब ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन और अभिव्यंजन प्रत्येक सहृदय सज्जन मनुष्य का परम कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति के ये आधार ग्रंथ है, नींव है, आधारशिला है और महान ऋषियों, चिंतकों, कवियों, साधकों की भारतीय संस्कृति के प्रति अनुपम देन है। सत्यम शिवम के सहयोग से अनुराधा प्रकाशन द्वारा दिल्ली द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। अब चौथी पुस्तक है जो मैंने लिखी है, कहा जाए मैं माध्यम बना हूँ उसको लिखने का, जो कि मैं खारुओं के बीच में मेरा रिसर्च है, जेएनयू के लिए तो मैंने पीएचडी किया है, वो खारू के ऊपर है जो लगातार मैं 40 वर्षों से उससे जुड़ा हुआ हूँ। और उस समय जबकि वहाँ पर मतलब कि भूमि चंबल था, मिनी चंबल था वो और लाल सलाम का इलाका था, इतना डिफिकल्ट एरिया था 80 के दशक में। वहाँ उनकी झोपड़ी में रह करके और पूरा इलाका का पूरे गाँव का सर्वे करके और जो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा जो सोशियोलॉजी में होती है, जो एक टेक्निक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसके आधार पर मैंने तो वहाँ पर रिसर्च किया। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ। तो उस पर जो बेस मेन पुस्तक है वो भी प्रकाशनाधीन है, लेकिन कुछ रचनाएं हैं, कुछ मेरी आर्टिकल से थोड़ा छपे थे और मैंने पेपर पब्लिश हुए थे एनसीईआरटी या रूपा के लिए, उन सबों के सब 2-3 आर्टिकल भी होते, उस पर आधारित
पुस्तक है. This book is based on some of the articles written on Tharwat and the Thau tribe of West Champaran, Bihar on different occasions. Tharwat, the land of the Thau tribe in West Champaran, has become pasture, that is charaga, for the past many decades, even after India gained independence. In fact, the process of pasteurization, charagahikaran, intensified after 1947. The process of pasteurization of the Tharwat region has led to pauperization of the Thaus, Daridrikaran. This invaluable book, Karsi Satyam Shrom, is published by Anuradha Prakashan of Delhi. और अंतिम आखिरी पुस्तक जो अभी 5 पुस्तकों में अंतिम पुस्तक है वो फ्रोजन हिस्ट्री उसका मैंने नाम दिया है. और ये बुक जो है ये कलेक्शन ऑफ 19 आर्टिकल्स written by me for different magazines over a period of time. Most of the articles are on the subject related to distinctive, peculiar, unique Indian art and culture. The book is one of its kind, a bouquet of multi-hued articles and of multi-dimensional articles related to the art and culture of India, undoubtedly the richest and the most ancient cultural heritage of the globe. This precious and extremely useful book, Karsi Satyam Shrom, is published by Rachana Publications of Delhi. ये 5 पुस्तकों का ये ब्रीफ मैंने आप लोगों के सामने रखा और आपके बीच में है और आपका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह चाहूँगा और आप लोगों का ये मिलेगा आशीर्वाद और स्नेह जो मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा. तो मैं आगे भी इसको अनवरत अभी कई चीजें पाइपलाइन में है जो आती रहेंगी बाबूजी की भी और मेरे भी आप लोगों के आशीर्वाद से. धन्यवाद. कहाँ गया संजय? कहाँ कोई आगे रहो. धन्यवाद. असल में इनको मामा जी कहने में हम लोग को बड़ा आनंद आता है, इसलिए नाम से नहीं पुकार रहे. आप अपने आनंद के लिए हम लोग कार्यक्रम का नाम के यहाँ लिखा होता है डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी की तस्वीर भी लगी हुई है माइक के साथ. और क्या है ये भी लिखा हुआ है. हमारी नहीं लिखा. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं सिकराट दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जिनकी वजह से ईश्वर के जाने के बाद हम सब यहाँ पर आ पा रहे हैं. माता जी समेत पूरी भूमि को ये संभाल रही है. दीदी के लिए जोरदार तालियां. आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है. हमने अपनी बाल्यावस्था में, अपने छात्रावस्था में जिन लोगों को देखा है, जिन लोगों को सुना है, जिन लोगों को निरखा है, परखा है और जो कुछ भी पाया है वह इतना अथाह है कि सारा जीवन हमारा कम पड़ जाए. हम ऐसी मिट्टी के, ऐसी पीढ़ी के साक्ष्य हैं जिन्होंने मिट्टी के घर भी देखे हैं. उस पे मिट्टी के घरों पर बनाए हुए लहेरिया के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं उसके भी हम लोग साक्षी रहे हैं. हम लोगों ने घारी भी देखा है और हम लोगों ने भूरा भी देखा है. तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं उस पीढ़ी के प्रति, आप सबके प्रति, आप सबको देखने का, आपके साथ रहने का, मिलने जुलने का इतना दिन का अनुभव रहा है. लेकिन हम अपने जमाने में जितने मोटे मोटे उपन्यास, पुस्तकें पढ़ा करते थे, आज की युवा पीढ़ी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. वे बड़े अभागे हैं और बड़ी नाउम्मीदी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बच्चों के पास मोबाइल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. तो हम सबका एक साथ इकट्ठा होना और हम सबको सुनना उनका सौभाग्य माना जाएगा और हमें इस प्रयास के लिए निरंतर सक्रिय होना पड़ेगा. ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है. हम उन्हें वह सब कुछ दिखाएं जो उनका जीवन मूल्य है. साहित्य और संस्कृति से उनका परिचय कराना ही उनकी उन्नति का द्वार है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समान नहीं तो कुछ न कुछ उनको एक उन्नति का द्वार दे सके. ये
एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आप सभी हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरुजन हैं, और आप सभी के मार्गदर्शन से ही हम यहाँ तक कुछ कर पाते हैं, कर पाते हैं। आप सभी का पुनः प्रणाम। अरे नाजू है तुम यहाँ रहो, यही जगह ठीक करके रहिए ना, कहाँ भाग जाते हैं। कभी रहे हैं कि आज रहेंगे? सबको इतनी तरह सम्मानित कर दिया जाए कि बारी बारी से अरे तो वही तो बारी बारी से चलते और बारी बारी से में बुलाइए, एक आदमी को बुलाइए, पूरा फोटो खिंचाए बढ़िया से। आमंत्रित करेंगे। इसके पहले कि हमने आमंत्रित करें, मैं चाहूँगा कि यहाँ हमारे गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी आए। प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जिनका हिंदी साहित्य में और खासकर आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट नाम है। देश स्तर पर इन्होंने नेपाली और दिनकर पर बड़ा काम किया है और हमारे चंपारण के लिए तो ये गौरव है, हमें गौरवान्वित करते हैं। और इस अवसर पर सम्मानित करने के लिए मैं बुला रहा हूँ आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय। आपका स्वागत है। आज के दौर में जब बिना साधना किए लोग सिद्ध हो रहे हैं, आयोजक संस्था का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि संस्था ने ऐसे लोगों का चयन किया है जो निरंतर रचते रहे एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, जिनकी आंखों में जो सपने पलते रहे हैं उन्हें शब्दों के माध्यम से उन्होंने लोग को संबोधित किया है। यह सम्मान आपकी साधना का सम्मान है, यह सम्मान आपके अवदान का सम्मान है, और यह सम्मान आपकी उस गतिशीलता का सम्मान है जिससे आपने विकास के एक लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो एक एक करके सम्मान प्राप्त करने वाले यहाँ आएंगे। बोल नाम बोलकर चलिए। अरे सौ पर तो रहे बा सम्मान हो रहा है, उनके बारे में 2 मिनट किसका? बोल रहा है सम्मान हो रहा है, उनके बारे में 2 मिनट बताइए। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, खाली इंसान बात नहीं रहिए। अरे इनको करना है ना, माइक पकड़ो ना, माइक अरे बोलो माइक। आप इधर आइए, सम्मानित करना आपका मैं सम्मानित करने के लिए यहाँ पर ये प्रमुख की सम्मान करूँ। पहले सम्मानित बोलूँगा तब दूसरे को सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं आइए ना, अपने गुरुकुल में सम्मान नहीं, मैं स्नेह प्राप्त करने आया हूँ, और यह स्नेह का संबंध मेरी जो बची हुई यात्रा है उसमें मुझे गतिशील रखेगा। तो मैं स्नेह नहीं, मैं आप सबका स्नेह सद्भाव आशीर्वाद ग्रहण करने आया हूँ। सम्मानित होने लायक कोई काम मैंने अब तक किया था, आगे की बात तो मैं नहीं जानता। सबसे पहले जिन्होंने परंपरा के कीर्ति स्तंभ की शुरुआत की, उसी हमारे जीवित कीर्ति स्तंभ को यह सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय। और इन्हें सम्मान पत्र दिया जाएगा।
फोटो फोटो खींचे बाबू। माता जी के द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी को सम्मानित करते हुए वो कौन आना है। बहुत ही गौरव करते हैं। अब डॉक्टर अभिकेश मिश्र जी आप आपको आमंत्रित करता है प्रोफेसर डॉक्टर अभिकेश मिश्र जी जो हमारे चंपारण के गौरव हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, मॉरिशस इत्यादि घूम आए हैं। सर ने इसे अद्यतन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधित साहित्यकार डॉक्टर अभिकेश मिश्र जी को सम्मानित करेंगी माता जी। जिन्होंने चंपारण के साहित्य इतिहास में उपन्यास लेखन को समृद्ध किया है। चंपारण के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने धर्मेव रक्षति, धर्मेव जयते और हेमु, ये 3 उपन्यास हैं इनके। पूनम एक कथा संग्रह है और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और चंपारण के तो प्रतिनिधि साहित्यकार हैं जिनसे चंपारण को प्रतिष्ठा मिलती है। प्रोफेसर तारकेश्वर उपाध्याय जी। तारकेश्वर जी मेरे पुरातन मित्र हैं। हाँ, बहुत पुरातन मित्र हो। अब नूतन भी वाह, पुरातन और नूतन का समन्वय हम दोनों। आज अंजलि सर आज गंगा दशहरा के अवसर पर इसे पावन साहित्य गंगा में इतने लोगों के साथ स्नान करते हुए सचमुच धन्य हो गया। गुरु की भूमि वाकई, जहां से मुझे हिंदी के प्रति, हिंदी का तो शब्द सीखने का उसकी शक्ति मिली, ऊर्जा मिली, और यही मिट्टी है। बिल्कुल सच्ची बात है कि मैंने किसी गुरु से, ऐसा दुर्भाग्य रहा मेरा कि किसी गुरु से एक शब्द सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन बंधु 1971 में मैट्रिक पास करने के बाद मैं ट्रेनिंग में चला गया, 2 वर्षीय ट्रेनिंग में, और 73 में एडमिशन ले दिया मेरे कॉलेज में। अभी गुरु जी कुछ दिन पहले वहाँ हिंदी में आए थे, अमर बाबू, और गुरु जी अब थोड़ी देर पहले आए थे। शादी में गुरु जी की बहुत थोड़ी देर पहले हुई थी, 73 की बात बोल रहा हूँ। 63 में आए थे वे। अच्छा, मैं तो 73 में नहीं गया था। दशक पहले वे आ गए। हाँ, तो एक दशक पहले आ गए, तो वही मुझे हो रहा था वहाँ ओझा जी के यहाँ भी हम लोग आते जाते थे। तो वहीं पर मात्र 3-4 महीना मुझे गुरु जी से पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो गुरु जी से
5-6 महीना में आरती जो होती थी उसमें कुछ पढ़ा, उसी के साथ साथ जो हिंदी के प्रति रुचि जगी, 10 साल के बाद पढ़ना फिर शुरू किया। तो कहा कि नहीं हिंदी पढ़ूंगा। उसमें जब फिर हिंदी पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पूछा अपने लोगों से कि बेतिया में गुरु जी का सबसे प्रिय चेला कौन है हिंदी साहित्य का। तो किसी ने मेरे भाई ने बताया जो इनका साथ था, वो कहा कि चलिए एक सज्जन से भेंट कराते हैं जो हिंदी का उद्भव विद्वान है, यहाँ विद्वान बनेंगे और वह गुरु जी के परम शिष्य हैं। तो वह मेरा भाई इनके पास ले गया और वह जो आत्मीयता मिली इस महापुरुष से, वह आत्मीयता आज भी पल पल याद होती है सतीश भाई को। बहुत दुनिया है, लेकिन ज्ञान में इतने सीनियर, इतने श्रेष्ठ हो चुके हैं, इतने महान हो चुके हैं और वह जो याद आती है हमको सचमुच मिले थे जैसे सचमुच कोई मिलता है। अब उसके बाद रात दिन ऐसा हुआ तो पुरातन हुआ और रात दिन इनके संपर्क में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर, इनके निर्देशों में रहकर आदमी कुछ कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, जहाँ तक स्थिति होती है। ये सब आप की कृपा की देन है कि बहुत कुछ बोल गए, उतना योग्यता नहीं है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस यहाँ आने के लिए। सचमुच आप सबों का और माता जी का और शिप्रा जी का जो स्नेह बहुत बहुत कई लम्बों तक याद रहेगा। बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित करते हुए काम कर रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं खोज भी कर रहे हैं। हाँ, इधर इनकी 3 और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ये शोधकर्ता के रूप में भी इनका और एक शोधपत्र के लेखक हैं प्रोफेसर तारकेश्वर उपाध्याय जी, इनको सम्मानित करते हो कि क्या एक बार ताली। हम सबका संक्षिप्त वक्तव्य भी लेंगे, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है सम्मान के बाद सबका एक संक्षिप्त वक्तव्य लेंगे। अब मैं उस व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा जो जिन्हें मैं पढ़ता हूँ तो देखता हूँ, जिनका संवाद भारत यायावर से होता रहता था और शब्दों के क्षेत्र में तो कहीं अजीत वर्णेकर जिन्होंने काफी काम किया है उनसे भी इनका विमर्श होता है। और ये उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी के निसंदेह कर सकते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं और ऐसा व्यक्ति हमारे जिला में हो तो भी गौरवान्वित होना होता है, बड़ी खुशी होती है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अंजनी कुमार सिन्हा जी। ये 2 इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। गुरुवर के शब्दों में कहें तो सहजता और सादगी इनकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। अब वो भाग गए, चले गए। तू भीतर का यहाँ रह। भैया लेकिन अद्भुत है, आप अद्भुत है। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को जिनके लिए कह सकते हैं कि मौन सर्वार्थ साधन, वो मौन ही दिखते हैं लेकिन उनका ज्ञान अभिव्यक्त होता रहता है। जब भी रामचरितमानस की चर्चा हो तो अगर कोई नाम मुझे याद आता है तो श्री अवधूत वर्मा जी का नाम याद आता है। और मैं आदरणीय श्री अवधूत वर्मा जी अपने चंपारण के एक श्रेष्ठ मानव संवर्मज्ञ, रामचरितमानस से प्रेरणा प्राप्त करने वाले, सबको प्रेरित करने वाले अवधूत वर्मा जी, स्वागत है। देख कर ही साधक लगते हैं।
मेकअप करके सारा रेडी हो जाती है। हाँ, और जब ये इनकी अभिव्यक्ति सुनने को मिलती है तो वो तर्क सहित और प्रखर रूप से हम सुन पाते हैं। सामने सामने दिख रहा है। रुकिएगा भैया। मंत्र मोदी जी को जब बुलाइएगा तो मुझे 2 मिनट क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला। धन्यवाद। अब समाज एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी समाज एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी विदुषी का जिन्हें देखकर ही प्रेरणा मिलती है। उनके स्वभाव, सहज स्वभाव, लगता है गोरखनाथ की बात याद आती है, सहजे रही बात गर्भ में करी। और यह सम्मान, अगला सम्मान डॉक्टर सैल कुमारी वर्मा। तालियों से स्वागत। बड़ी प्रेरणा मिलती है इनके ज्ञान से, इनके स्वभाव से। ये महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय की छात्रा भी रही है। स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर इन्होंने प्रथम काफी उज्ज्वल इनका अतीत रहा है। अभी वहाँ हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, कविताएं भी लिखती है, गद्य भी लिखती है। यह सम्मान हम इसलिए दे रहे हैं कि इनकी साधना जो है वह कहते हुए उन्होंने मेरे संबंध में जानकारी दी कि दीक्षा महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी से उन्होंने प्रथम श्रेणी में और साहित्य के क्षेत्र में सदैव सर्जनरत हैं। और इन्हें यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि इनका सृजनात्मकता हमें इससे और मंत्रोदित सर ने और जानकारी साझा की कि प्रोफेसर सैन मैम उसको के सानिध्य में रहना ये बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये त्रिवेणी करना है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री केशव भारद्वाज जी को कि आपके मंच पर आए। आदरणीय केशव भारद्वाज जी। केशव भारद्वाज जी, इनको बलराम मिश्र स्मृति संस्थान के द्वारा अनामिका साहित्य के बारे में 1-2 शब्द और मैं बताना चाहूँगी कि ये माननीय पुलिस विभाग में हैं और निरंतर सेवा उनकी रही है। और अब जो है साहित्य में इनका जो योगदान हो रहा है वह निश्चित ही अचंभित करने वाला है। इनकी एक भोजपुरी कहानी संग्रह आई है रेड लाइट। इन्होंने अफ्रीका में अपनी सेवाएं दी हैं और पदाधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं विदेश मंत्रालय में। तो उस रेड लाइट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक
विचार आया कि आज के ज़माने में जब हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो भोजपुरी बोलने में उन्हें शर्म आती है और वे बाहर दिखाते हैं अपने आप को कि मैं बिहार का नहीं हूँ। बिहारी कहलाने में उनको शर्म महसूस होती है, भोजपुरी कहलाने में उनको शर्म महसूस होती है। और ऐसे समय में, ऐसे विषम परिस्थितियों में इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाया और रेड लाइट इनकी भोजपुरी कहानी। इसके बाद इन्होंने मैथिली में, अभी हाल में मुझे अभी वह पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, एक मैथिली भाषा में भी इन्होंने चेथरी करके एक उपन्यास लिखा है और हिंदी की भी 2 उपन्यास इनकी आने वाली है। तो एक दोनों का बड़ा विरोधाभास है प्रशासन और साहित्य का, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। पुलिस विभाग में रहा है, पुलिस विभाग वाले साहित्य लिखते हैं कि वहाँ जो अत्याचार किया होता है। मैं एक बात और बता देता हूँ, आप लोग को बहुत समय को पता होगा, सरकार किताब मेरी पार्टी मुलाकात है। मैं कोई केआर का या बड़े स्कूल का पब्लिक स्कूल का नहीं पढ़ा हूँ, मैं विजयनाथ का में जाते रहा हूँ। बाबू सफरा मेरा घर है और 84 में मैट्रिक में आपका निबंध का एक किताब आया था, वो मैंने पढ़ा था और नहीं पढ़ा था। 84 में जो लोग भी मैट्रिक किए होंगे वो आपका बहुत प्रॉपर किताब होता है। तो हम लोग पढ़े थे अपना बाबू सफरा से लेके इस, और जो विभिन्न जो हम लोग जाते थे रास्ते में इनका घर था, इनको देखते थे, वीडियो पढ़ते थे, लेकिन समझते थे यही लिखे हैं। होता था कि बड़ा लेखक है, मतलब मन में ये होता था, ये नहीं लग रहा था जो उसमें शायद गुरु जी का ही उसमें प्रस्तावना या ज्यादा बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ऐसा भौतिक युग आ गया है, हर आदमी की जरूरत एक चीज है, पैसा
आदमी के आपसी जज्बाती एहसासों से अपनी गजलों का मखमली पैराहन सजाने वाले शायर, अपने समुचित सारगर्दी तथा सांकेतिक संचालन से मंच और श्रोताओं के बीच संवाद निर्मित करने में इतिहास रचने वाले शायर श्री सुरेश गुप्ता। स्वागत है आपका। बुलाता है, इतनी देर होने पर नाराज हो जाता है। आदरणीय सुरेश गुप्ता जो एक बहुत बड़े कवि हैं हमारे चंपारण के लिए गौरव है और गजल के हिंदी उर्दू और भोजपुरी। मैं तो कहूँ कि मैंने अपना शोध पत्र जब लिख लिया था और मैं खुश था कि अब ये पूरा हो गया, तो मैं गया गुरुवर के पास, पूरा देखा, इन्होंने कहा कि आपने तो एक कवि को छोड़ दिया है, ये नहीं था, इसे शामिल नहीं कर सकते। मैंने कहा कौन से कवि को छोड़ दिया? तो आपका शोध पूरा ही नहीं है जब तक उसमें सुरेश गुप्ता की कविताएं नहीं आएंगी, शोध अधूरा है। और मुझे ये धमकी मिली थी, एक तरह प्यार भरी धमकी कि आप उनकी रचनाओं को शामिल कीजिए तभी ये पूरा होगा। और मैं बैंक में गया था उन रचनाओं को लेकर और इनका प्यार मिला नहीं मिला तब शोध पूरा होगा। देखो अपरिहार्य हो नहीं ना बनेगा। एक मिनट आप लोगों को देना चाहूँगा। आज का जो ये मैं इसको सम्मान कहूँ, कैसे मैं सम्मान करूँ, गुरुकुल में आने के बाद जो कुछ भी मिलता है वह सम्मान नहीं है मेरा, निश्चित रूप से वह सम्मान से बड़ी चीज है। और गुरु माता के हाथों से जो कुछ भी मुझे मिला है, सम्मान ये कह रही है, मैं समझता हूँ मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम सम्मान समारोह से बदले मेरे लिए ये आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम है। आज आपके हाथों से जो कुछ भी मिला ये मेरे लिए प्रसाद है और मेरे जीवन का ये पाथेय भी है। अब पूरा हुआ। मेरे जीवन का ये पाथेय भी है कि आप जैसे लोग मुझ जैसे ज्ञानी को एक इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है, बहुत बड़े मंच पर सम्मान मिल सकता है, लेकिन आपके हाथों से नहीं मिल सकता है, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सम्मान उस व्यक्ति का एक प्रश्न किया गया था कि आपके साहित्यिक व्यक्तित्व की निर्मिति में किसकी भूमिका है। उस व्यक्ति का उत्तर था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता और शिक्षकों का योगदान होता है। मेरे साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण में रचना कर्म के प्रारंभिक वर्षों में डॉक्टर अश्विनी कुमार अशरफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मेरे पूर्वज पंडित चतुर्भुज मिश्र जी की। शायद वो समझ गए होंगे कि मैं किनका नाम देने जा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे और कवि सम्मेलनों में भाग लेने वाले छात्र नाम शायद घर मेरा काम तेरे घर के बराबर होता, सुना आता तेरी आवाज आचार्य विष्णुगुप्त की तरह दिख रहे हैं। सम्मान के क्रम में अगला नाम है श्री जय किशोर जय जी, जो साहित्यिक कार्यक्रमों को गतिशील करने में, इसको ऊर्जा देने में हमेशा आगे रहते हैं। इनकी उपस्थिति हमें उल्लसित करती है। जय किशोर जय जी।
लेकिन अभी ये अनुपस्थित हैं, अपरिहार्य कारणों से ये नहीं है यहाँ, तो इनके बदले में इनका सम्मान चंद्रिका जी ग्रहण करेंगे। आदरणीय चंद्रिका भाई आइए आए। ये सम्मान आपको समर्पित किया जा रहा है कि आप उन्हें समर्पित करें। फोटो पीछे में दिक्कत हुई है। दादा मेरा सौभाग्य है कि मैं अभिया पर पहुंचाना है। हाँ वो मैं अभिया रख लगा आइटम सब देना होगा, अब आधा कैसे मिलेगा? दादा और नारियल रख लेंगे। देना तो दे कर ले लेंगे। माला केवल फोटो दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद सम्मान के क्रम में अगला नाम है डॉक्टर जफर इमाम जफर। अस्वस्थ होने के कारण उनके मित्र समझना सर उनको अस्वस्थ करने वाले यहाँ है। अब कोई नहीं तो बचे हुए हैं। डॉक्टर पंकज वासनी जी को बुलाइए। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पंकज वासनी जी, आप मंच पर आए। अपना परिचय पूछ रहे हैं। आइए क्योंकि पहली बात यहाँ है। देखिए भाई हमने की चुने चाहिए स्वास्थ्य वाले को कहीं चुरा ना लेकर अच्छा आप हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं दें। इस सारस्वत समारोह में सभी गुरुजनों और साहित्य अनुरागी वरिष्ठ जनों को मेरा हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन। मैं सुशीला दी से फेसबुक पर ही मिली हूँ और वहीं से यह आत्मीयता इतनी गहरी हो गई है कि मैं पटना से आज यहाँ आई हूँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और यह स्थान मेरे लिए अपरिचित नहीं है। यहाँ गुरुदेव हमारे बैठे हुए हैं, सतीश कुमार राय सर, इन्हीं की यूनिवर्सिटी के कॉलेज की प्रोफेसर राम सेवक सिंह महिला
शास्त्री हुए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और उन्होंने 48 किताबों का प्रेरण किया। मेरी तो मात्र 2 ही किताबें हैं, एक दर्पण के सामने दो रचनाएं हैं, एक नवजात दिनकर भरे केलकार भोजपुरी कविताओं का यह संग्रह है और दर्पण के सामने हिंदी कविताओं का मेरा संग्रह है और अभी 4 रचनाएं और निकलने वाली हैं। तो एक छोटा सा मेरा परिचय है और मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि माँ सरस्वती की कृपा भी बनी रहे और आप गुरुजनों का भी आशीष मेरे ऊपर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सावली में इनकी रचनाएं भी संग्रहित हैं। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसमें पंकज वासनी जी की कविताएं भी संग्रहित हैं। जीवन कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे और वहाँ से रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक होकर आए और हमारी इच्छा है कि आदरणीय गुरुवर इन्हें सम्मानित करें और माता जी दोनों संयुक्त रूप से इन्हें सम्मानित करें। प्रोफेसर संत साहब नाम के साथ ही संत हैं। इन्होंने अनवरत संघर्ष किया। मुझे याद है कि 1996 में जब इनकी नियुक्ति हुई और पहली पदस्थापना इनकी हुई जयपुर महाविद्यालय, परिवार में समस्याएं थी, पत्नी काफी अस्वस्थ रहती थी, बच्चों को मां बनकर इन्होंने पाला। लेकिन इनकी विशेषता है कि कोई ऐसा दिन नहीं था जिसके लिए महाविद्यालय नहीं था। जीवन कॉलेज मोतीपुर में आए कि ट्रेन से आएंगे जाएंगे, घर भी देखेंगे, महाविद्यालय भी देखेंगे। बीच में ये अस्वस्थ हुए तो इन्होंने एक स्कॉर्पियो किराया पर लेके रोज महाविद्यालय
संजय बार बार मामा क्यों करता है? शरद जोशी का एक व्यंग है कि नेता ने मतदाता को मामा बनाया। एक व्यंग है, बहुत माकूल व्यंग है। तो भाई अजय जी, हमारा संबंध तो इनसे भाईचारा का है। यहाँ संबंध गड़बड़ हो जाता है। ये टीआर उच्च विद्यालय के अत्यंत मेधावी और प्रखर विद्यार्थी थे। उच्च शिक्षा के लिए पहले पटना और उसके बाद विद्यालय में गए। सेवा इन्होंने दूरदर्शन से की और इनकी विशेषता रही कि जो उपेक्षित क्षेत्र इन्होंने शोध ही नहीं किया भागों पर, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन सारे लोगों के साथ न्याय किया जिनके बारे में कभी किसी ने कहा कि उपेक्षितों की व्यथा की कथा जब लिखो और रखना हमें उद्धरण के लिए, तो उद्धरण नहीं, जो लोग हाशिए के बाहर फेंक दिए गए उन्हें समाज की मुख्य धारा मानी थी। इन्होंने जो ऐतिहासिक प्रयत्न किए हैं, तो कोई भी सम्मान इनके कृतित्व के सामने मेरी दृष्टि में चोट नहीं है, लेकिन घर का सम्मान स्नेह के रूप में संबल बन जाता है। मैं चाहता हूं कि यह सम्मान जिसमें हम लोगों की गहरी आत्मीयता है, ये ग्रहण करें। चादर उधर का भाई बोलने से तुम कर रही अरे चादर ही देना है, रजाई नहीं ना है कि गोपी बंद करा दो। और अब हमारे बीच वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनवरत साधना की है और जो साधना से सिद्ध हुए हैं। पहला नाम है प्रोफेसर परमेश्वर भक्त जी। भक्त जी बिहार विश्वविद्यालय के अत्यंत प्रखर विद्यार्थी रहे। 1976 में मुंशी सिंह महाविद्यालय के हिंदी विभाग में व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1980 में जब महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में ये आए, तो इनके लंबे लंबे लहराते हुए बाल थे। उस समय मैं स्नातक का विद्यार्थी था। तो भक्त जी एक विद्यार्थी वत्सल अध्यापक रहे। यहाँ आने के बाद यहाँ के एक वयोवृद्ध साहित्यकार विंध्याचल प्रसाद गुप्त, जिन्होंने गहरी साहित्य साधना की थी, जिन्होंने अनवरत लिखा, कई विधाओं में लिखा, उस विंध्याचल प्रसाद गुप्त पर इन्होंने एक पुस्तक तैयार की, एक संपादित पुस्तक आई। फिर इनकी कविताओं और गीतों का संग्रह आया। महाविद्यालय के अपने अध्यापन काल में इन्होंने अनेक संगोष्ठियां की। आज भी भक्त जी लगातार रचनाशील हैं और इनकी एक और विशेषता है कि ये पर्यावरणविद थे। आज जब हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, इन्होंने अपने प्रांगण को प्रकृति की छटा से सम्मोहक बना दिया है। तो हमारे बीच हमारे अध्यापक प्रोफेसर परमेश्वर भक्त जी हैं।
शासन की योजना बना रहे हैं। और चंपारण के 2 कवियों को उन्होंने चयनित किया था। एक कवि थे डॉक्टर अभिकेश मिश्र जी और दूसरे कवि थे डॉक्टर हरेंद्र हिमकर जी। संयोग से वह 5वां सप्तक नहीं निकला तो अज्ञेय ने, पारखी अज्ञेय ने, मौन को अभिव्यंजना मानने वाले अज्ञेय ने जिस चंपारण के 2 रचनाकारों को सप्तक परंपरा में शामिल करने के लिए चयनित किया हो, उस चंपारण की महिमा के बारे में क्या? अभी हाल में कुलपति से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आप गाजीपुर से, हमारे पूर्वज भी वहीं के थे, लेकिन लगा कि वहां रह के सिद्धि कुछ कम मिलेगी तो वे चंपारण चले आए। गांधी को महात्मा और जयप्रकाश को लोकनायक बनाने वाला यह क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, आप लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप संगोष्ठियों में जा रहे हैं, आप शब्दों के माध्यम से मानवीय संवेदना का संचार कर रहे हैं। मैं आयोजन संस्था की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस सत्र के बाद एक दूसरा सत्र है, उसके पहले मैं श्रीमती रत्ना पांडेय जी को पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। एक शाश्वत परिवार से इनका संबंध है और होता यह है, हमारे यहाँ एक महिला हुई थी जिनका नाम था भामती। भामती टीका बहुत प्रसिद्ध है। मैथिली में उषा किरण खान ने भामती नामक उपन्यास लिखा, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ। तो भामती नहीं होती तो वाचस्पति मिश्र उस तरह का आचार्य नहीं होते। तो उसी भूमिका में श्रीमती रत्ना पांडेय जी है, उनकी अनुपस्थिति में यह जो ले रही है शुभ्रा, यह उनकी दत्तक पुत्री है, तो इसलिए यह विरासत संभाल रही है। अभी 5 मिनट के अंतर अवधि में जलपान हो जाए, उसके बाद संगोष्ठी का सत्र शुरू होगा। 5 मिनट हम लोग वो स्थगित रखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सत्र की शुरुआत होगी।